जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम सभी को। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के साथ और जो अहम भूमिका निभाता है आपकी तैयारी में। वर्दी देख ही रहे होंगे, इस बार की वर्दी की तैयारी आप सब लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन बिना सिलेबस के आपका तैयारी अधूरा है। दो चीजें बड़े तगड़े तरीके से काम करती हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और वो है एक तो उसका सिलेबस, दूसरा उसका पेपर सेट यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। बिना इनके आपका जो तैयारी है वो अधूरा हो जाता है। बिना सिलेबस का अपन आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं। हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें नहीं पढ़ना, इन सब बातों पर हमारा माइंड उलझा रहता है। दूसरी बात, यदि हम पेपर सेट या प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते तो हमें यह लगने लगता है कि आखिर किस लेवल का पेपर पूछा जाता है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इन सब के समाधान के लिए ही ये एक वीडियो आपके समक्ष लाया गया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। और खैर, ये वर्दी का चित्र या वर्दी की सोचना ही एक अद्भुत है ना। तो किस्मत वालों को मिलता है वर्दी, उन्हीं लोगों को मिलता है वर्दी जो वास्तव में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अगले पेज पर चलते हैं और इस पे सिलेबस पर या इसके पैटर्न पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। लेकिन सिलेबस के पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, और वो महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि भाई ये जो हमारा पेपर होना है ये टोटल 300 नंबर का होगा। इसके पहले भी 300 नंबर का होता आया है, इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो पेपर है द्विभाषी होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध होगा। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में देख पाएंगे। कुल 300 अंकों का होगा ये पेपर, जिसमें से 150 अंक आपके निर्धारित होंगे। 150 में 300 टोटल होगा, यानी कि 150 प्रश्न 300 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। परीक्षा की जो अवधि है ये 2 घंटे का समय आपको मिलेगा 150 प्रश्न करने के लिए, यानी कि 120 मिनट के अंतराल में आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन करने होंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर्याप्त समय हमारे पास है, पर्याप्त समय मिल जाता है, क्योंकि कुछ इसमें सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज्यादा समय नहीं लेते। आपका ज्यादा समय लेने वाला सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, इसलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपके 2 प्रश्न गलत होने पर आधा नंबर काटा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 की क्या होती है, इसमें माइनस मार्किंग रखी जाती है, यानी कि एक प्रश्न पर 1/4 अंक, यानी कि 4 प्रश्नों पर आपके गलत होने पर 1 नंबर आपका कटेगा। 2 नंबर यदि आपके गलत होते हैं 2 प्रश्न, तो उसमें आपका आधा अंक जाएगा। यह भी एक सावधानी बरतने वाली चीज है, क्योंकि कई लोग इस पर बात चर्चा नहीं करते और आखिर एग्जाम में बैठ जाते हैं। ये सब होते हैं फ्रेशर जो बच्चे होते हैं, उनके साथ ऐसी बातें होती हैं कि वो ध्यान नहीं देते, बोले चलो सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। यह आपके लिए घातक हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों पर गौर करके पहले से हमें चलना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। अगला इसमें लिखा है, परीक्षा सामान्य समझ पर आधारित होती है। प्रत्येक खंड के प्रश्न सामान्य स्तर के होते हैं। मतलब आपका वैसे भी ये 10वीं लेवल का एग्जाम होता है, कुछ खास ज्यादा इसमें इतना हार्ड लेवल नहीं आता, लेकिन लेवल इतना डालते हैं कि जो पढ़ेगा वही निकलेगा, बिना पढ़े इसमें तुक्का बहुत कम ही काम करते हैं, है ना, निश्चित तौर पर। और इसके जो है हम अगले पॉइंट पर बात करें तो अगला पॉइंट जो होगा ये होगा कि भाई इसका सिलेबस जो है, सबसे पहले बात आती है इसका, क्या आती है भैया, सामान्य हिंदी। मैं आपको बता दूं, सामान्य हिंदी आती है। इसके साथ साथ आपका क्या आता है, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस वगैरह आता है। इसके बाद आपका देखेंगे तो इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा आती है, यानी कि रीजनिंग का पार्ट आता है। इसके बाद आप इसको देखेंगे तो इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आती है। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग शामिल है। मैथ देखो, रीजनिंग का पार्ट इन्होंने अलग से डाला है, लेकिन स्पष्ट रूप से संख्यात्मक मैथ के साथ साथ इनने मानसिक योग्यता परीक्षा को भी शामिल कर दिया है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ध्यान देना, यूपी पुलिस वैकेंसी में रीजनिंग का एक अहम रोल रहता है।
जो ये मैथ के साथ जोड़ी गई है रीजनिंग, ये सिंपल बिल्कुल शानदार लेवल की आती है। आप इसमें पहचान भी नहीं कर पाते हैं कि ये रीजनिंग है कि मैथ है। ऐसे सेट बनाकर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो मैथ है, मैथ में भी समाहित है कौन भैया? आपका रीजनिंग। आगे बात करें तो आगे इसका जो है तार्किक परीक्षा आएगा। तार्किक परीक्षा के अंतर्गत आपका रीजनिंग ही समाहित हो जाता है। रीजनिंग को कई भागों में इनने बांटा हुआ है। आगे देख, इतना सारा सिलेबस है, यानी कि आपका हिंदी, समान अध्ययन, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 4 भाग हैं आपके एग्जाम के। और इसमें से जो मुख्य रूप से है, मैं नंबरिंग थोड़ा सा इसका करना चाहूंगा कि आपका सबसे पहले आता है भैया, सबसे पहले आता है आपका कौन सा? तो सामान्य ज्ञान। कौन सा आता है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान जो है वो रहेगा भैया आपका 38 नंबर का। कितने नंबर का भैया? सॉरी, 38 क्वेश्चन रहेगा। और 38 के हिसाब से एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये कितने का हो जाएगा? टोटल 76 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है भैया समान हिंदी का। किसका? सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी के इसमें आपको टोटल प्रश्न मिलेंगे 37, और 37 के हिसाब से टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 74। 74 नंबर की हिंदी आ जाएगी। तीसरा जो इसका पार्ट होगा दोस्त, वो होगा संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। क्या होगी? संख्यात्मक और मानसिक, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, यानी कि आपकी मैथ है। और मैथ भैया इसमें होगी आपकी टोटल 38 नंबर की। 38 नंबर नहीं, 38 क्वेश्चन की, और 38 क्वेश्चन के साथ मैथ बनेगी टोटल 76 नंबर की। चौथा जो इसका पार्ट है वो है मानसिक अभिरुचि का। किसका भैया? मानसिक अभिरुचि का हो जाता है। मानसिक अभिरुचि का हो जाता है, यानी कि आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। और रीजनिंग आपकी हो जाती है कितने की? 37 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 37 क्वेश्चन के साथ 74 नंबर की आपकी क्या हो जाती है भैया? कौन हो जाती है? रीजनिंग। इसका मतलब टोटल अंक कितने होते हैं? 300, और कुल पूर्णांक यानी कि प्रश्न कितने होंगे? 150। 150 प्रश्नों के साथ 300 नंबर पर ये एग्जाम आपका होना है, जिसमें से भी कट ऑफ बनेगा 300 नंबरों के साथ बनेगा। आप पिछले जो 2019 और 18 के पेपर हुए हैं, इनका कट ऑफ देख सकते हैं, लेकिन इस साल का कट ऑफ तगड़ा रहेगा। यकीन मान के चलिए कि आपको कुल अंक कम से कम टारगेट करके चलना है कि 240 से किसी भी प्रकार से कम ना आए, किसी भी प्रकार से कम ना आए। यानी कि आपके 120 क्वेश्चन तो आपको टारगेट करके चलने ही पड़ेंगे। इससे यदि कम आता है तो आप सिलेक्शन इस बार भूल जाना, लेकिन मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा। रणनीति बनाकर पढ़ाई करेंगे तो जरूर 120 नहीं, आप 130 भी गेन करेंगे। और ऐसे भी हाई स्कोर वाले लड़कों को देखेंगे 135 140 तक स्कोर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है फ्रेशर के साथ, जो 12th पास करके आते हैं, उनके लिए भी इस साल तो पर्याप्त समय मिल गया है। इसलिए एक एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, और तैयार करके क्या करेंगे? उसको आगे ले जाएंगे। इनमें ज्यादा से ज्यादा आपको अंक अर्जित करने होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जैसे 38 नंबर है सामान्य ज्ञान में, तो टारगेट कम से कम करके चलना होगा कि 38 में से आपके 32 नंबर तो आने ही चाहिए। 32 नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आप भैया इसमें कितना नंबर? 30 नंबर तो इसमें गेन ही करेंगे। मान के चलते हैं 8 नंबर इसका कट जाता है, क्योंकि ये जी के जीएस वाला पोर्शन है। ज्यादा से ज्यादा करने का अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अथाह है, तो इसमें ज्यादा आप टारगेट करने का कोशिश मत करें। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है। अब एक चीज देखें, ये जो समान हिंदी है, हिंदी में आपको 35 प्लस टारगेट करना है। मतलब रट मारो बिल्कुल, हिंदी को कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस पर चर्चा करेंगे, हिंदी के कौन कौन से पार्ट से हमें बात करनी है, कौन कौन से पार्ट को ज्यादा हमें टच करना है। हिंदी के जितने भी टॉपिक दिए हैं सबको एक एक करके तैयार करके आप 35 प्लस स्कोर करेंगे। 35 नहीं भी आता तो हम मान के चलते हैं कम से कम आपका 34-33 नंबर तो आ ही जाएगा। यदि इतना भी आ जाता है तो इतने में भी कल्याण हो जाएगा। इसके बाद संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में देखेंगे कि 38 नंबर में हमें कम से कम हमें जो है प्रश्न करने होंगे। 38 में से आप कम से कम 34 तो कर ही पाएंगे ना।
34 भी ना हो तो 32 नंबर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे उद्धार नहीं है। हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि आपने 34 नंबर का मैथ सही कर दिया है ना। और 34 नंबर में भी इसलिए मैं 34 कह रहा हूं, 35 कह रहा हूं कि इसमें शामिल है 19 नंबर का आपका रीजनिंग। क्या शामिल है? रीजनिंग, इसलिए आपका अंक इसमें ज्यादा बढ़ेगा। मानसिक अभिरुचि में यदि 37 का है तो 37 में आपको कम से कम 32, 33 या 35 के ऊपर तो जाना ही होगा। और यदि इसमें 35 चले जाते हैं और इसमें आप पहुंच जाते हैं जाकर के 33 भी कर लेते हैं तो आपका आंकड़ा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। देखें जरा, इसको जोड़ते हैं। 35 नंबर यदि इसमें मिल रहा है हमें, किसमें? रीजनिंग में, और मैथ के साथ रीजनिंग में हमें कितना मिल रहा है? 34 नंबर मिल रहा है। और यदि हमें हिंदी में कितना मिल रहा है? 35 नहीं 33 नंबर भी मिल रहा है, लेकिन 33 मान के नहीं चलेंगे, हम 35 ही मानेंगे। यदि हमें हिंदी में 33 भी मिल रहा है और जीएस में हमने 30 भी कर लिया है ना, 30 भी कर लिया, तो टोटल जोड़ेंगे 5 4 9 और 9 3 12 की 2 हाथ से लगाइए 1, 3 3 6 3 9, 3 चौके 12, 12 1 13, 132 आ रहा है। इसमें भी सिलेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन का चांस पूरा पक्का हो जाएगा। क्यों? ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और 132 का जब दुगना करेंगे तो आप सिलेक्शन के लाइन पर पहुंच जाएंगे। हमने टारगेट दिया था 120 का, अब ज्यादा से ज्यादा हमने लिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इस पार्ट में आपने 30 भी लाए, मैं कह रहा हूं सामान्य ज्ञान में आपके 30 नंबर भी आ जाते हैं, 8 नंबर आप काट दीजिए। यदि सामान्य हिंदी में आप क्या करते हैं? 33 भी लेकर आते हैं, आप तो कल्याण हो जाएगा। यदि आप संख्यात्मक अभिरुचि में तो 34 की जगह आप 30 भी लेकर आएंगे तो कल्याण हो जाएगा। यदि आप रीजनिंग में 35 भी कर लेंगे, 34 भी कर लेंगे तो परफेक्ट नंबर आ जाएगा। इस पर थोड़ा सा गौर करना। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई को रेगुलर किए रहना, अपने सिलेबस पर फोकस किए रहना। आपको सिलेक्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन सिलेबस को मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मत छोड़ना। थोड़ी सी चर्चा और करते हैं दोस्तों, और इसमें देखेंगे कि हमारा सामान्य हिंदी का जो इसमें है स्पष्ट रूप से क्या दिया है? सिलेबस दिया है। इसमें सामान्य हिंदी में आपके लगभग है ना 36 टॉपिक दिए हैं, जिसमें से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण का मूल मंत्र है ना। इसके बाद हिंदी वर्णमाला, यानी कि आपको व्याकरण पर फोकस करना है, हिंदी वर्णमाला को तैयार करना है। इसके बाद तद्भव तत्सम को तैयार करना है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, पर्यायवाची आप रट लीजिएगा बिल्कुल, 3 हो गया, विलोम शब्द 4 हो गया, अनेकार्थी शब्द 5 हो गया, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द है ना, ये 6वां आपका जो है टॉपिक हो जाता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द, ये आपका क्या हो जाता है? 7वां टॉपिक हो जाता है। कलाकार, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अब बचा ही क्या है? सबके सब टॉपिक इसने कवर कर दिए हैं, इसलिए हिंदी का कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। और कौन से पर ज्यादा फोकस करना है, इस बात की जानकारी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठाइएगा और एक एक शब्द को उसके कौन कौन से पेपर प्रश्न आया हुआ है उसका एनालिसिस जरूर करिएगा। खैर, हम भी कोशिश करेंगे कि उसका एनालिसिस करवाया जाए और वहां से टॉपिक निकाले जाए कि हमारे मतलब के सर्वाधिक कौन से हैं। इसके बाद देखो, अपठित बोध गद्यांश आपको मिलेगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिल जाएंगी, इसको भी आपको तैयार करना होगा। इसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार, इससे संबंधित कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं, इस पर भी चर्चा करनी होगी। इसके बाद विविध पढ़ लीजिएगा, यानी कि थोड़ा बहुत साहित्य से आप लोग फोकस करेंगे। ये हुआ हिंदी का। तो हिंदी को तो भैया अपन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग सब्जेक्ट है, वो आपका हिंदी ही है। ध्यान से सुनना, सिलेक्शन वाला जो सब्जेक्ट है, हिंदी आपकी अहम भूमिका निभाएगी। इसके बाद सामान्य ज्ञान आ जाता है। सामान्य ज्ञान में देखना, यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य ज्ञान का जो मुख्य पार्ट होता है, यदि मोटा मोटा देखें तो इसमें भैया शामिल किया जाता है आपका जीके,
जीके के अंतर्गत आपका सामान्य भूगोल आ जाता है, सामान्य भूगोल आ जाता है। अब भूगोल के बाद आपका इतिहास आ जाता है, इतिहास, इसके बाद इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थव्यवस्था क्या आ जाती है भैया, अर्थव्यवस्था आ जाती है, और आ जाता है क्या, पॉलिटी आ जाता है। ये एसआई का बात नहीं है, कांस्टेबल का बात है। बस थोड़ा सा जो है जो टाइपिस्ट वगैरह की जगह निकलती हैं स्पेशल अनुवादक के तौर पर, उनके लिए थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी सबके सब क्या है, ये पूरा सिलेबस समान रहता है। मुख्य रूप से जो जी के जीएस है इस पर आपको फोकस करना होगा। सामान्य विज्ञान, विज्ञान को तीनों पार्ट आप तैयार करेंगे। मुख्य रूप से बायो का ज्यादा रोल रहता है। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत आएगा। देखो दिया है भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आ गया, एवं संस्कृति इतिहास के अंतर्गत रख दिया जाएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या यानी कि जननांकी पर विशेष ध्यान देना, इस पर 1-2 क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड का भूगोल भी आएगा। अंतरिक्ष वगैरह तैयार करके रखिएगा। सूर्य चांद जितना भी है, गैलेक्सी वगैरह, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद स्पष्ट रूप से दिया है भारत का भूगोल, ध्यान से सुनना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश स्पेशल में संस्कृति को भी पढ़ना होगा। साथ ही साथ सामाजिक प्रथा, सामाजिक मेले है ना, जो ऐतिहासिक मेले हैं उन पर भी अपन को चर्चा करनी होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व, इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, किस प्रकार से निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर पुलिस प्रशासन का काम चलता है। कांस्टेबल के ऊपर जैसे मुंशी के ऊपर आपका एएसआई के ऊपर एसआई, इस प्रकार से इस व्यवस्था को भी हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच संबंध क्या है, इसका मतलब आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है। भले ही कम पार्ट दिया है, भले ही हमें पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, तो वो आईआर के अंतर्गत ही आता है। आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है। आगे देखें मित्र, कंप्यूटर और कौशल की आधारभूत जानकारी, नॉर्मल कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर को भी हमें टारगेट करना होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर यानी कि साइंस एंड टेक से भी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से भी है। किस प्रकार जियो ने भारत में ये कह दें सूचना क्रांति लाया है, संचार क्रांति लाया है, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी, पढ़ना होगा। आधारभूत ज्ञान, इनके बारे में सामान्य ज्ञान अपन को चाहिए है। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन पर भी बात करनी होगी। ये पार्ट रहा आपका किसका, मुख्य रूप से जीके जीएस का। ऊपर दिया है संविधान यानी कि पॉलिटी भर भी अपन को क्या करनी होगी, चर्चा करनी होगी। इसलिए आप इधर उधर मुंह मारने से अच्छा सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। तरह तरह की बातें सामने आएगी, ये पढ़ो वो पढ़ो, इससे सिलेक्शन होगा उससे सिलेक्शन होगा। यकीन मानो कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं देने वाला है, आप खुद अपना सिलेक्शन तय करेंगे। हाँ, कोचिंग का गाइडेंस 50 से 60% आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है, बाकी 40 से 50% सिलेबस तो आपको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कड़वा सच है, इसमें किसी को बुरा लगे तो वो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यही आदि सत्य है, कोई भी कोचिंग वाला सिलेक्शन नहीं दे सकता है, ध्यान देना। ये हुई समान अध्ययन की बात। इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे किसका, आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा की यानी कि रीजनिंग की। अब आप सब लोग देख ही लेंगे, इसका आप लोग जो है नेट से पीडीएफ निकाल लीजिएगा सिलेबस का, और उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करिएगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा निम्नलिखित जो है इसमें है कानून एवं शांति व्यवस्था, इसी के अंतर्गत रख दिया गया है। सांप्रदायिक जो है सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, 3 पार्ट बांटे गए हैं, ध्यान से सुनना। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा पर चर्चा होनी है, इसलिए इसको रखा गया है। इसके बाद देखना जरा ध्यान से, असमान को चिन्हित करना, 4 ऑप्शन देते थे, पहचानिए इसमें से असमान कौन है। ये अक्सर आप क्वेश्चन करते आए हैं,
है ना, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, इसके बाद संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है क्या आ जाता है भैया, आपका टॉपिक आ जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट का टॉपिक आ जाता है, दिशा ज्ञान परीक्षण का आ जाता है। इसमें उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मान लो रवि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है, इस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। रक्त संबंध से भी सीधे क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, समय और क्रम का परीक्षण पूछा जाएगा। इसके बाद मित्र बेन आरेख और चार्ट सदस्य परीक्षण भी पूछा जाता है, गणितीय योग्यता परीक्षण भी क्रम से व्यवस्थित करने का भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप पहले सिलेबस को तैयार कर डालें, इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैथ में देखेंगे कि सबसे पहले संख्यात्मक योग्यता परीक्षण, संख्या पद्धति सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक हैं, इनको आप तैयार कर लें। पूरे मैथ का जो है 30% यही लिए होते हैं, 30% क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। एक तो भैया संख्या पद्धति, दूसरा जो है सरलीकरण। ये हमारी तरफ से आप बेहतरीन तरीके से बिल्कुल रट मारिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसका जो तीसरा पार्ट है ना, दशमलव प्रणाली, इस पर भी ये भी वास्तव में संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आ जाता है। सरलीकरण, दशमलव पद्धति, महत्तम समानुपातक, एलसीएम वगैरह पूछा जाता है। इसके बाद आपका अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट बट्टा पर भी चर्चा होगी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, है ना, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ से एक ग्राफ हरदम पूछा जाता है यूपी पुलिस में, ध्यान देना जरा। ग्राफ पर मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अर्थमेटिक को ज्यादा क्या करा गया है, इसमें भागीदार बनाया गया है। अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। इसके बाद मानसिक योग्यता, देखो मैंने बताया कि मैथ के साथ रीजनिंग को भी रख दिया है, इसलिए तार्किक आरेख, संकेत संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, इसके बाद अक्षर संख्या श्रृंखला, शब्द वर्णमाला, आंशिक समरूपता, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना इसमें शामिल है। ये हुए आपके 4 पार्ट, हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और साथ ही साथ मैथ। इन चारों पार्टों को मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी बात मान लीजिएगा और मानने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सबसे पहले आपका काम होगा सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने सामने रखना, या बार बार मोबाइल में उसको देखना कि कौन कौन से टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। उस टॉपिक को आप लोग सबसे पहले तैयार करो, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेते रहो और उसको आधार बनाकर जब आप तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा और जरूर बेहतर होगा, सिलेक्ट होंगे, 100% सफलता मिलेगी। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप यदि मेहनत करने को तैयार हैं तो निश्चित तौर पर वर्दी आपकी होगी। हमें ढेर सारी वैकेंसियां निकलनी है, उनसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है। हमें एक वर्दी चाहिए, हमें एक पोस्ट चाहिए और हम अपनी जी जान लगा दें उस पोस्ट के लिए। इसलिए दोस्तों ध्यान देना, एक एक नंबर गेन करना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल भी कोताही मत बरतना। OTR सिस्टम आप देख चुके हैं, OTR सिस्टम जारी होगा, 16 तारीख को इसका टेंडर फिक्स हो जाएगा और इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पदों पर वैकेंसी शुरू होनी है, आनी है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।